सुबह के 6 बजे जानवी रसोई में एक साथ 3-4 काम कर रही है। एक तरफ चाय चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ सब्जी बन रही है, साथ ही वो टिफिन भी तैयार कर रही है। बहू, मेरे लिए चाय बन गई क्या? जी मम्मी जी, आपकी चाय भी तैयार है, पापा जी के लिए बिना चीनी वाली भी रख दी है, विवेक का टिफिन भी पैक कर दिया है, बस 2 रोटियां और सेक दूं, फिर मैं भी तैयार होने चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, जाते जाते दाल भी कुकर में डाल देना, शाम को मुझे सिर्फ तड़का लगाना रहेगा। जी मम्मी जी, दाल भी धोकर रख दी है, बस कुकर चढ़ाना बाकी है। जानवी, मेरी फाइल मिल नहीं रही है। अरे आपके बैग के सामने वाली चैन में रख दी मैंने, कल रात को ही रख दी थी ताकि आपको सुबह ढूंढनी ना पड़े। बहू, अखबार आया क्या? जी पापा जी, बाहर से उठाकर आपकी कुर्सी पर रख दिया है। सच बताऊं जानवी, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम इतना सब कैसे कर लेती हो। करना ही पड़ता है, अगर सुबह समय निकल गया तो फिर स्कूल भी देर हो जाएगी और घर का काम भी रह जाएगा। कुछ लोग नौकरी सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने परिवार के सपनों में हाथ बटाने के लिए। जानवी दूसरी वाली लड़की थी। उसे नौकरी का शौक जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे इस बात की होती थी कि हर महीने उसकी कमाई से घर का कोई ना कोई बोझ हल्का हो जाता था। बस उसकी एक ही परेशानी थी, उसकी मेहनत सुबह खत्म हो जाती थी और उसकी गिनती शाम से शुरू होती थी। अरे राधिका बहन, बहू स्कूल चली गई क्या? हाँ, चली गई वो तो। बहुत काम हो जाता होगा ना तुम्हें, बहू भी नौकरी करती है। अरे बहन, नौकरी तो ठीक है, लेकिन ससुराल का असली काम तो सुबह ही होता है। शाम को तो वैसे भी क्या रहता है, 2-4 रोटियां बनानी होती है, वो तो मैं संभाल लेती हूँ। सारे संसार का काम तो इन्होंने ही संभाला हुआ है वैसे। शाम को जब जानवी स्कूल से वापस आती है तब, मम्मी जी मैं आ गई। अच्छा हुआ आ गई, मैं तो सब्जी बना चुकी हूँ, रोटियां ही बनानी है अब। जी मैं बना देती हूँ। अरे रहने दे, सुबह तो तूने इतना काम कर दिया था। कई बार इंसान सामने वाले की तारीफ भी ऐसे करता है कि सुनने वाले को तारीफ नहीं ताना महसूस होता है। राधिका देवी जानवी से नाराज नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत बताने की ऐसी आदत थी कि हर बार जानवी की मेहनत छोटी पड़ जाती थी। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जानवी अपनी सहेली नीलम से मिलने जाती है। कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? बहुत अच्छी। सास कैसी मिली है? ठीक ही है वो भी। तो फिर चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे क्योंकि कभी कभी अच्छी बातें भी ना बुरी लग जाती है। मतलब? मेरी सास हर किसी से यही कहती रहती है, ससुराल में तो काम सिर्फ सुबह ही होता है, शाम को तो मैं संभाल लेती हूँ। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सुबह 5 बजे उठकर आधा घर संभालती हूँ, उसके बाद स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को आकर भी जितना हो सके काम करती हूँ। तो तुमने कभी कुछ कहा नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे बहस करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे ज्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। देख, मैं बता रही हूँ, जब तक इन सासों को सबक ना सिखाया जाए तब तक ये बहुओं को सांस लेने तक नहीं देती। अरे छोड़ ना यार, बड़े हैं, वक्त के साथ शायद खुद समझ जाएंगे। जवाब देना और किसी को जवाब समझा देना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जानवी चाहती तो उसी समय बोल सकती थी कि मम्मी जी शाम को भी घर चलता है, लेकिन कुछ बातें बोलने से नहीं, महसूस कराने से समझ में आती हैं। और शायद अब समय आ गया था कि राधिका देवी भी अपने ही शब्दों का मतलब समझे। जानवी, तुम कुछ दिनों से चुप चुप रहने लगी हो, कोई बात है क्या? नहीं तो। वैसे तो मैं माँ का स्वभाव जानता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि आखिर क्या बात हो सकती है। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे पहले पूछो तो सही। क्या सच में घर का सारा काम सिर्फ सुबह ही होता है? नहीं, घर का काम तो 24 घंटे होता है, बस सुबह थोड़ा ज्यादा और शाम को थोड़ा अलग होता है। फिर मम्मी जी ऐसा क्यों कहती हैं? अरे आदत है उनकी, उन्होंने पूरी जिंदगी घर संभाला है, इसलिए उन्हें लगता है कि सबसे मुश्किल समय सुबह का ही होता है। लेकिन जब वो सबके सामने यही बात बोलती है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, अभी तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन अब शायद मम्मी जी समझ जाएंगी। हाँ, क्या करने वाली हो? जानवी हल्का सा मुस्कुराती है। कुछ भी गलत नहीं, बस मम्मी जी की कही हुई बात पर भरोसा करने वाली हूँ। कभी कभी किसी इंसान को उसकी गलती बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी कही हुई बात उसी के सामने सच करके रख दीजिए। अगर बात गलत होगी तो सबसे पहले उसे वही महसूस होगी जिसने कही थी, और जानवी अब यही करने वाली थी। इंसान जब बहस करता है तो सामने वाला अपनी बात सही साबित करने में लग जाता है, लेकिन जब वही इंसान अपनी कही हुई बात को अपनी जिंदगी में उतरता हुआ देखता है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि शब्द बोलना आसान है और उन्हें जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जानवी ने राधिका देवी से एक भी बहस नहीं की थी, उसने सिर्फ उनकी बात को सच मानने का फैसला किया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद,
मम्मी जी आज स्कूल में स्टाफ मीटिंग है, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, आराम से आ जाना। वैसे भी मम्मी जी शाम को घर में होता ही क्या है, सुबह का सारा काम तो हो ही गया होगा। हाँ वो तो है। राधिका बहू कब तक आएगी? स्टाफ मीटिंग है उसकी आज। अच्छा। राधिका देवी रसोई में जाती है, सब्जी काटती है, आटा गूंथती है, दाल में तड़का लगाती है, रोटियां सेकती है, बर्तन धोती है, दूध भी चढ़ा देती है और इतना करते करते उसकी हालत खस्ता हो जाती है। खाना लग गया क्या? बस लगा रही हूँ, 5 मिनट तो रुकिए, इतना काम करके आई, थक गई मैं तो। शाम को काम होता ही नहीं है, बस 2-4 रोटियां सेकने में थक गई तुम। अरे चुप करिए, अब लगा रही हूँ खाना। जब अपनी ही बात किसी दूसरे की जुबान से सुनाई देती है ना, तब इंसान को पहली बार उसका असली मतलब समझ में आने लगता है। राधिका देवी ने पहली बार महसूस किया कि शाम को भी घड़ी रुकती नहीं है और घर भी। काम तो उतनी रफ्तार से चलता ही रहता है जितना सुबह करना पड़ता है। अगले रविवार, मम्मी जी मैं आज स्कूल की एक मैडम के घर जा रही हूँ। आज रविवार को? जी, उनका ट्रांसफर हो गया है ना, तो सब टीचर्स मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन रात तक आ जाना वक्त से। अगर देर हो गई तो मैं वहीं रुक जाऊंगी मम्मी जी। वहीं रुक जाओगी? हाँ मम्मी जी, वैसे आपने सही कहा था, शाम के बाद घर में खास काम होता भी कहाँ है रात को। बस जानवी ने फोन किया था, आज वहीं रुक रही है अपनी मैडम के घर पर। अच्छा अच्छा। राधिका बहू नहीं है तो खाना बना लिया होगा तुमने, है ना? हाँ बना लिया। बर्तन भी धो लिए? हाँ धो लिए। रसोई भी समेट ली? हाँ फिर कर लिया। दूध रख दिया? हाँ सब हो गया। बार बार आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बस इतना सा तो काम है, ज्यादा काम कहाँ होता है रात को ससुराल में, और ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? राधिका देवी इस बार भी कुछ नहीं कहती। कुछ बातें पहली बार सुनकर बुरी नहीं लगती, दूसरी बार भी नहीं, लेकिन जब वही बात बार बार जिंदगी बन जाए तब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं गलती मेरी सोच में तो नहीं थी। 2 दिन बाद, अरे बहन बहू नहीं दिखाई दे रही? हाँ स्कूल से अभी तक आई नहीं है। आजकल तो बहुत देर हो जाती है उसे। हाँ स्कूल का काम बढ़ गया है। उसी समय जानवी घर आती है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। बहू आज इतनी देर से आई हो? वो मम्मी जी स्कूल का रिजल्ट बन रहा था ना, तो लेट हो गया आने में। अरे फिर घर का काम तो अभी बाकी होगा। आंटी, मम्मी जी तो हमेशा कहती है ससुराल में काम तो सिर्फ सुबह ही होता है, शाम को तो कुछ खास रहता नहीं, इसलिए मैं भी निश्चिंत रहती हूँ। अब 2-4 रोटियां तो मम्मी जी सेक ही लेती है। जानवी हर बार वही बात बोल रही थी जो उसने अपनी सास से सीखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले राधिका देवी उसे दूसरों से कहती थी, अब जानवी उन्हीं से कहने लगी थी। जब तक बात आप पर खुद तक नहीं आती तब तक हमें कहाँ एहसास होता है कि हमने किससे क्या क्या कहा होगा। माँ बेटी दोनों फोन पर बात कर रही हैं। बेटा इस शनिवार को आ जाना, कितना वक्त हो गया मायके आए हुए तुम्हें? माँ इस बार रात को ही आऊंगी आपके पास। अरे सुबह आ जाना बेटा, बैठकर बातें भी कर लेंगे हम। अरे नहीं माँ, रात को आऊंगी, सुबह तो घर का बहुत काम होता है। ये क्या बात हुई, सुबह काम होता है, रात को कुछ नहीं होता क्या काम घर में? रात को तो वैसे भी ससुराल में कुछ खास काम नहीं होता। अजीब बात है, हमारे घर में तो 24 घंटे काम चलता ही रहता है। बोलो। माँ जैसी जिसकी सोच। अब शनिवार, मम्मी जी मैं आज मायके जा रही हूँ। अभी शाम को? जी। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? अरे सुबह चली जाती बहू, अभी शाम को जा रही है। सुबह कैसे जाती मम्मी जी, सुबह तो घर का सबसे ज्यादा काम होता है ना, आप ही ने तो बताया था। और शाम को तो वैसे भी कुछ खास काम होता नहीं, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। शाम को मैं टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ अब, पता नहीं तुलसी का क्या हुआ होगा। अब खाना, बर्तन, रसोई, दूध, सुबह की तैयारी सब कुछ करना होगा। अच्छा मम्मी जी मैं चलती हूँ, आप आराम करिए, वैसे भी शाम का वक्त है, कुछ खास होगा नहीं ना करने को। बाय बाय। राधिका रात के 8 बजे से रसोई में लग जाती है। सब्जी, रोटियां, बर्तन, रसोई समेटना, महेश जी की दवा, विवेक के कपड़े, दूध, कूड़ा बाहर रखना, दरवाजा बंद करना। हाँ, राधिका देवी थक कर कुर्सी पर बैठ जाती है। महेश जी पानी का ग्लास रखते हैं। क्या हुआ? आज पता नहीं काम ही खत्म नहीं हो रहा। शायद शाम को भी थोड़ा बहुत काम तो होता होगा। है तो कर तो रही हूँ ना मैं काम, आप बस ताने मारते रहिए मुझे। इंसान की सोच तब बदलती है जब उसे कोई समझाता नहीं, जिंदगी समझा देती है। राधिका देवी को अब पहली बार एहसास होने लगा था कि घर सुबह से चलता जरूर है, लेकिन शाम को रुकता नहीं है।
सुबह का ससुराल अक्सर भागा दौड़ी वाला जरूर होता है, लेकिन शाम ढलते ढलते अगले दिन की तैयारी भी ससुराल के कामों का हिस्सा ही तो होती है। उसे छोटा समझना हमारी गलती है, लेकिन गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है जब इंसान अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता है। राधिका देवी को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि बहू की नौकरी सिर्फ स्कूल तक नहीं जाती, वो घर लौटने के बाद भी खत्म नहीं होती। लेकिन सालों से बनी हुई सोच एक दिन में नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए कई शामें लगती है। अरे बहू, तू तो रोज की तरह आज भी आधा घर संभाल चुकी है। बस गिने चुने काम बचे, उसे छोड़ दे, हम कर लेंगे। पापा जी, सुबह का जितना हो जाए उतना अच्छा रहता है। शाम को स्कूल से आने के बाद कभी कॉपियां जांचनी होती है, कभी अगले दिन की तैयारी करनी होती है। राधिका देवी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसी समय बाहर से सुनीता आती है। अरे भाई साहब, काम तो रहता ही है सुबह को। क्यों राधिका? सुबह सबके टिफिन जाते हैं, काम वाली आती है, सबका खाना बनता है, कितना काम होता है। सब आप लोग ही करेंगे तो बहू क्या बस जॉब करने के लिए है? शाम को तो कुछ खास होता नहीं काम घर में। कभी कभी लगता है आपके पास दुनिया में बिल्कुल काम नहीं है बहन जी। अब देखे ना, फ्री की एडवाइस देने जरूर चली आती हैं आप। मैं ये कह रही थी, लेकिन वो बोलते बोलते ही चुप हो जाती है। आदतें भी बड़ी अजीब होती है। इंसान कई बार वही बात बोलने के लिए मुंह खोल देता है जो वो बरसों से बोलता आया है। फर्क सिर्फ इतना था कि आज पहली बार राधिका देवी के शब्दों से पहले उनका अनुभव खड़ा हो गया था, इसलिए आज उन्होंने खास कुछ कहा नहीं। ये देखकर महेश जी भी खुद हैरान हो गए थे। उसी दिन शाम, मम्मी जी आज स्कूल में बच्चों का वार्षिक कार्यक्रम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बहू, पहले हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बना देती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज बैठो तो। अरे लेकिन रसोई का काम? अरे रसोई कहीं भागी नहीं जा रही, दोनों मिलकर कर लेंगे। जानवी पहली बार हैरानी से उन्हें देखने लगती है। रिश्ते उस दिन मजबूत नहीं होते जब लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। रिश्ते उस दिन मजबूत होते हैं जब इंसान अपनी सोच बदलने की हिम्मत कर लेता है, क्योंकि तारीफ केवल शब्दों से की जाती है, और जब आप एक दूसरे की बात को समझने लगते हो, कदर करने लगते हो, तब रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। मम्मी जी, मैं चाय बना दूं? पहले तो बैठ, सुबह 5 बजे से भाग रही है। चाय आज मैं बनाऊंगी और रोटियां हम दोनों साथ में बनाएंगे। लेकिन मम्मी जी, एक बात पूछूं बहू, तूने मुझे मेरी गलती उसी दिन क्यों नहीं बताती? जानवी हल्का सा मुस्कुराती है। अगर उस दिन बोल देती तो शायद आपको लगता मैं बहस कर रही हूँ, लेकिन जब आपने खुद महसूस किया तब आपको किसी की बात माननी नहीं पड़ी, अपनी बात बदलनी पड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था राधिका, घर का काम घड़ी देख कर नहीं आता। और मैंने देर से समझा। उसी समय विवेक ऑफिस से घर आता है। अरे वाह, आज तो दोनों सास बहू एक साथ रसोई में हंस रही है, आखिर बात क्या है? बात बस इतनी सी है बेटा कि तेरी माँ को आज बहुत देर से अकल आई है। कैसी अकल? यही कि बहुएं सिर्फ सुबह काम नहीं करती और सासें सिर्फ शाम को काम नहीं करती। घर तब चलता है जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों चले, हिसाब रखकर नहीं। घर में सबसे बड़ा काम खाना बनाना, झाड़ू लगाना या बर्तन धोना नहीं होता। सबसे बड़ा काम होता है सामने वाले की मेहनत को देख लेना। जिस दिन ये आदत घर में आ जाती है, उस दिन काम आधा नहीं होता, मन हल्का हो जाता है। बहू जी मम्मी जी। आज से अगर कोई मुझसे कहेगा कि ससुराल में काम सिर्फ सुबह होता है, तो मैं उसे अपने घर एक दिन भेज दूंगी। क्यों मम्मी जी? ताकि उसे भी तो पता चल जाए घर में सुबह जिम्मेदारियां उठती है और शाम को निभाई जाती है। सारा परिवार शाम को एक साथ बैठकर चाय पीता है और घड़ी का उस वक्त कोई काम नहीं था, क्योंकि सुबह शाम के इस काम में अगर हम किसी को ज्यादा और किसी को कम आंकते हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि घर किसी के ज्यादा काम और कम काम से नहीं, एक दूसरे की मदद से चलता है, जो रिश्तों की बड़ी पूंजी होती है। तो आप भी बताइएगा, आपके घर में काम कब ज्यादा होता है, सुबह या रात को? अमित चाय पीते हुए नंदिनी से, नंदिनी तुम्हारे हाथ की बनी ये इलायची वाली चाय पीते ही ना मेरी आधी थकान तो वैसे ही दूर हो जाती है। आप बस मेरी तारीफ करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। चाय तो रोज जैसी ही है, लेकिन आपका देखने का नजरिया बहुत प्यारा है। वैसे आज शाम को हम दोनों बाजार चलेंगे, तुम्हें जो भी साड़ियाँ और सामान पसंद आए तुम खरीद लेना। कमला कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों को देखती है और खुश होते हुए मन ही मन, सच में मेरी बहू नंदिनी के आने से हमारे पूरे घर का भाग्य ही बदल गया है। जब से इसके कदम इस चौखट पर पड़े हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं।
कमला रसोई में जाती है और अपने लिए चाय बनाने लगती है। तभी पीछे से नंदिनी वहां आकर कमला से, माँ जी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? रसोई का सारा काम तो मैं खुद ही संभाल लेती हूँ। आप बस आराम क्या कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। तुम जैसी समझदार और गुणी बहू घर में हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। मेज पर रखी अमित की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी है। नंदनी सफेद साड़ी पहने हुए जमीन पर बैठी है और अमित की तस्वीर को देखकर रोते हुए, अमित, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? एक पल के उस भयानक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। अब मैं आपके बिना इस बड़ी सी जिंदगी को कैसे काटूंगी? कमला कमरे में आकर गुस्से और नफरत से नंदिनी की तरफ देखकर, बस करो नंदिनी, अब ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारी इस बदकिस्मती ने मेरे हंसते खेलते बेटे को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। एक एक्सीडेंट क्या हुआ, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा ही चला गया। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो खुद अपनी जान से बढ़कर अमित से प्यार करती थी। भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, आप तो कम से कम मुझे मत धुतकारिए। तुम्हारे ये मनहूस कदम जब से इस घर में पड़े थे तभी से मुझे डर था। तुम मेरे सीधे साधे बेटे को खा गई और अब यहाँ बैठकर झूठे आंसू बहा रही हो। अभी सब छोड़ो और जाकर काम कर लो। नंदिनी बाहर जाकर आंगन में झाड़ू लगाती हुई अपने आप से, मुझे जल्दी से सारा काम खत्म करना होगा वरना मुझे फिर से डांट और ताने सुनने को मिलेंगे। नंदिनी रसोई में जाकर बर्तनों को साफ करने लगती है। बर्तनों की आवाज सुनकर कमला अपने कमरे से बाहर निकलती है और रसोई के दरवाजे पर आकर चिल्लाते हुए, बर्तनों को पटकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन भर इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और जरा सा काम भी सलीके से नहीं होता। माँ जी, मैं बर्तनों को बहुत आराम से धो रही थी, पर पता नहीं है वो कैसे आपस में टकरा गए और आवाज हो गई। मनहूस कहीं के, रोज तेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखना पड़ता है। तेरे कदम इस घर में क्या पड़े, मेरे बेटे की जान चली गई और हमारे घर का पूरा सुख चैन हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। नंदिनी चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और वापस बर्तन को धोने में लग जाती है। कमला भी उस पर गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कमला अपनी बहू पर जुल्म किए जा रही थी। एक दिन नंदिनी छत पर कपड़े फैला रही थी, तभी नंदिनी की माँ का फोन आता है। नंदिनी अपनी माँ से बातें करते हुए, हेलो माँ। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी जरा सी भी चिंता मत करना। यहाँ माँ जी और सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कमला अचानक पीछे से आकर नंदिनी के हाथ से फोन छीनते हुए, अगर अपने माँ बाप की इतनी ही याद आती है तो बोरिया बिस्तर समेटो और चली जाओ उनके घर। हमारे घर में विधवा बनकर क्यों पड़ी हुई हो? दिन भर मायके वालों से शिकायत करने के अलावा तुम्हें कोई काम है कि नहीं? माँ जी, मैंने माँ से कोई शिकायत नहीं की, मैं तो बस उनका दिल रखने के लिए झूठ बोल रही थी। मैं अपने मायके वालों को परेशान नहीं करना चाहती। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो और जाओ सीधे अलमारी से अचार का डिब्बा निकालो। मेरी छोटी बहन शारदा के घर बहुत दिन से चक्कर नहीं लगा है, ये अचार लेकर अभी के अभी मासी के घर देकर आओ। नंदिनी भारी मन से अलमारी से अचार का डिब्बा निकालती है और उसे एक थैली में रखती है। वो सिर पर ढका हुआ पल्लू ठीक करती है और मासी के घर की तरफ चल पड़ती है। शारदा मासी के घर के बाहर रोहित और उसका दोस्त आदित्य खड़े हैं। आदित्य, तुम आज बहुत दिनों बाद मेरे घर आए हो, चलो अंदर बैठते हैं। माँ ने आज बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, हम दोनों साथ मिलकर कॉलेज के पुराने दिनों की बातें करेंगे। हाँ रोहित, काफी समय बीत गया था तुमसे मिले हुए। तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तो तुम बहुत ही व्यस्त हो गए। चलो चाची से भी मिलकर उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। तभी नंदिनी हाथ में थैला लिए मासी के घर के अंदर कदम रखती है। उसकी आंखें झुकी हुई है और उसका शांत स्वभाव देखकर आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो नंदिनी को देखता ही रह जाता है। रोहित भाई, ये माँ जी ने मासी के लिए अचार भेजा था, उन्होंने कहा था कि इसे अभी देकर आना है। माँ जी घर के अंदर है क्या? हाँ भाभी, माँ अंदर रसोई में ही है, आप अंदर आ जाइए। वैसे भाभी, ये मेरा कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त आदित्य है, ये आज हमसे मिलने आया है। नंदिनी बिना सिर उठाए आदित्य को हल्के से नमस्ते करती है और सीधे अंदर चली जाती है। तब आदित्य रोहित से, रोहित, ये तुम्हारी भाभी है, इनके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? हाँ आदित्य, ये मेरे अमित भैया की पत्नी नंदिनी भाभी है। पिछले साल एक बहुत ही भयानक कार हादसे में भैया हमें छोड़कर चले गए, तब से भाभी पूरी तरह अकेली हो गई है और उनका जीवन बहुत कठिन हो गया है।
बहुत बुरा हुआ। किसी की जिंदगी एक हादसे के बाद इस तरह पूरी तरह से वीरान नहीं होनी चाहिए। नंदिनी अंदर जाकर शारदा मासी को अचार का डिब्बा देती है। शारदा उसे पानी का ग्लास देती है। नंदिनी पानी पीकर तुरंत वापस बाहर आने लगती है। आदित्य गेट के पास खड़ा होकर उसे फिर से देखकर रोहित से, रोहित, अगर नंदिनी जी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है तो, और तुम सब घर वाले भी मान जाओ, तो मैं नंदिनी जी से पूरे आदर के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। आदित्य, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है? क्या तुम्हें पता है कि नंदिनी भाभी एक विधवा है और हमारा समाज इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता? मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है रोहित। किसी का जीवन एक हादसे के बाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। उन्हें भी दोबारा खुश रहने का, एक नया घर बसाने का पूरा हक है। रोहित अपने दोस्त आदित्य की सम्मानजनक बात सुनकर प्रभावित होते हुए, आदित्य, तुम सच में बहुत ही नेक दिल इंसान हो। आज के जमाने में ऐसी सोच रखना ही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। तभी शारदा मासी अचानक पर्दे के पीछे से बाहर आकर गुस्सा करते हुए, रोहित, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपनी भाई की पत्नी के बारे में ऐसा सोचते हुए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू पर ऐसी नजरें डालने की? मासी जी, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं तो बस नंदिनी जी को एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन देना चाहता हूँ, जो उनका हक है। चुप रहो तुम। एक विधवा की दूसरी शादी के बारे में सोचना भी पाप है। माँ, मेरी बात तो सुनो। भैया अब इस दुनिया में नहीं है। क्या भाभी की पूरी जिंदगी ऐसे ही एक कोने में रोते हुए और माँ के ताने सुनते हुए निकलनी चाहिए? क्या उन्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है? मैंने कहा ना कि ऐसी घिनौनी बात दोबारा मेरे सामने मत करना। आदित्य मासी की कड़वी बातें सुनकर अपना सिर झुका लेता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। कुछ दिनों बाद शारदा अपनी बड़ी बहन कमला के घर आकर उससे बातें करते हुए, अरे शारदा, तू अचानक इस तरह बिना बताए? हाँ दीदी, घर पर मन थोड़ा सा अजीब हो रहा था तो सोचा 2-3 दिन तुम्हारे पास ही आकर रुक जाओ। वैसे भी हमारी बातचीत हुए काफी समय बीत गया था। तभी नंदिनी रसोई से बाहर आती है। अपनी मासी को देखकर वो तुरंत आगे बढ़कर शारदा के पैर छूते हुए, नमस्ते मासी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। नंदिनी शारदा को चाय पिलाती है। वो रात का खाना खाकर अपनी बहन के घर ही रुक जाती है। सुबह झाड़ू की आवाज सुनकर शारदा की नींद खुलती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है और आंगन में नंदिनी को झाड़ू लगाता देख अपने आप से, अरे अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, बाहर इतना अंधेरा है। लेकिन नंदिनी तो उठकर आंगन में झाड़ू भी लगाने लगी। शारदा चुपचाप दीवार के पीछे खड़ी होकर देखती रहती है। नंदिनी भारी बाल्टी उठाकर हैंडपंप से पानी भरती है, फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। ये सब देखकर शारदा मन ही मन, बेचारी अकेले कितना काम करती है, ये सोचते हुए शारदा अपने कमरे में वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो सबके साथ नाश्ता करती है और दोपहर तक नंदिनी सभी के लिए खाना बनाकर लगा भी देती है। कमला रोटी को देखकर गुस्सा होते हुए, नंदिनी, ये रोटी है या कोई चमड़ा? इतनी मोटी रोटी कौन खाता है इस घर में? हाँ, तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती है क्या? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से बना देती हूँ। दिन भर इस बड़े से घर में आराम से पड़ी रहती हो, फिर भी तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। जब से मेरे सीधे साधे बेटे की किस्मत में तुम आई थी, हमारे घर का सारा सुख चैन ही चला गया। नंदिनी अपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती है। ये सब देखकर शारदा मन ही मन, जब हमारा अमित जिंदा था तब यही नंदिनी हर वक्त चहकती रहती थी। दोनों कितने खुश थे, और आज देखो इसके चेहरे की सारी रौनक ही गायब हो गई है। कमला तो इसे हर छोटी बात पर मनहूस कहने से बाज नहीं आती। रोहित सच कह रहा था, मैं ही अंधी बनी हुई थी। दोपहर का समय बीत चुका है। नंदिनी लगातार कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और सब्जियां काटने में जुटी हुई है। वो थक कर 2 मिनट के लिए बैठती है। तभी कमला वहां आकर, अरे इतनी जल्दी थक कर बैठ गई तुम? अभी तो ऊपर के कमरों की सफाई भी बाकी है। इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के अलावा तुम्हें कोई और काम आता भी है या नहीं? माँ जी, मैं बस 2 मिनट के लिए सांस ले रही थी। कपड़े बहुत ज्यादा थे, इसलिए थोड़ी पीठ में दर्द हो रहा था। मैं अभी जाकर ऊपर की सफाई भी कर देती हूँ। नंदिनी ऊपर की कमरे की सफाई करने के लिए चली जाती है। सारा दिन भी जाता है और रात भी हो जाती है। रात के समय सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। नंदिनी रसोई में बची हुई सूखी रोटियां खाती है और बर्तनों को समेटकर अपने कमरे में आती है। वो मेज पर रखी अमित की तस्वीर को उठाकर, अमित, अगर आज आप मेरे पास होते तो शायद मेरी जिंदगी का ये हाल नहीं होता। शारदा नंदिनी के कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से, हे भगवान, इस बच्ची पर इस घर में इतना जुल्म हो रहा है और मैं समाज की दुहाई दे रही हूँ।
इस मासूम का क्या कसूर है जो इसे रोज तिल तिल करके मरना पड़ रहा है। अगले दिन दोपहर में किसी बात पर कमला का पारा फिर चढ़ जाता है। वो हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर नंदिनी पर जोर जोर से चिल्लाते हुए, ये मेरी ही शराफत है जो मैंने तुम्हें आज तक इस घर में पनाह देकर रखा हुआ है, वरना तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें एक दिन के लिए वापस अपने घर नहीं ले गए हैं। माँ जी प्लीज मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए। मेरी क्या गलती है, मुझे बता दीजिए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुम जिंदा हो और मेरा बेटा चला गया। मनूस कही कि मेरे बेटे को खा गई। नंदिनी रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शारदा सोफे से उठते हुए अपने आप से, बस बहुत हो गया, अब मैं इस मासूम बच्चे पर और अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकती। मुझे अपनी सोच बदलनी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। शारदा बिना कमला को बताए सीधे अपने घर वापस लौट आती है। घर में रोहित अकेला बैठा हुआ कुछ फाइल्स देख रहा है। शारदा उसके पास जाकर, रोहित बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस दिन तेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुझे बिना बात के ही डांट दिया था। मैंने तेरे दोस्त आदित्य को भी बहुत गलत समझ लिया था। माँ ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मासी के घर 2 दिन और रुकने वाली थी ना, फिर आज अचानक इस तरह रोते हुए क्यों आ गई? बेटा मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि नंदिनी वहाँ किसी नर्क जैसी जिंदगी जी रही है। वो वहाँ जी नहीं रही है रोहित, वो तो बस किसी तरह अपने दिन काट रही है। कमला उस पर बहुत जुल्म करती है बेटा। उसी समय आदित्य रोहित से मिलने के लिए अंदर आता है। शारदा इस बार गुस्से से अपनी जगह से उठकर बहुत आदर और सम्मान से आदित्य को सोफे पर बैठने का इशारा करती है। शारदा इस बार गुस्से से ना उठकर बहुत आदर और सम्मान से आदित्य को सोफे पर बैठने का इशारा करती है। आदित्य बेटा मैं तुमसे आज एक बात बिल्कुल सच सच पूछना चाहती हूँ। क्या तुम आज भी हमारी नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा वो फैसला सिर्फ एक पल का था या तुम सच में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? हाँ मासी, मैं आज भी अपनी बात पर पूरी तरह से कायम हूँ। अगर नंदिनी जी और उनका परिवार तैयार हो जाए तो मैं आज ही शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं खुद ये रिश्ता लेकर अपनी बहन कमला के घर जाऊंगी। अगली सुबह शारदा बिना किसी को बताए सीधे अपनी बहन कमला के घर पहुंचती है और कमला से बातें करते हुए, दीदी आज मैं यहाँ तुम्हारी बहू नंदिनी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। शारदा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरे जवान बेटे को अभी गए कितना ही समय हुआ है और तुम इस घर में मेरी बहू की दूसरी शादी की बात करने की हिम्मत कर रही हो? दीदी मैं बिल्कुल होश में हूँ। अमित अब इस दुनिया में नहीं है, ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी ही होगी। हम नंदिनी की पूरी जिंदगी इस तरह अकेले रोते हुए नहीं देख सकते। हमारे खानदान में आज तक ऐसा घटिया काम कभी नहीं हुआ है। अगर इसकी दूसरी शादी कर दी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? मेरे मरे हुए बेटे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। नंदिनी भी रसोई की दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो सामने आकर शारदा से, मासी प्लीज आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए। मैं यही अपनी किस्मत के साथ ठीक हूँ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकती। बेटा नंदिनी, किसी को भूलने का नाम दूसरी शादी नहीं होता। अमित अपनी जगह हमेशा तुम्हारी यादों में महफूज रहेगा, लेकिन उसकी यादों के सहारे पूरी उम्र अकेले घुट घुट कर जीना कोई प्यार नहीं है। तभी शारदा अपनी बड़ी बहन से, दीदी पहले मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रूढ़िवादी सोचती थी। मुझे भी लगता था कि एक विधवा दूसरी शादी करके एक पाप का भागी बनेगी। मैंने तो इस रिश्ते की बात करने पर अपने बेटे रोहित को भी बहुत डांटा था। फिर ऐसा क्या हुआ शारदा जो तुम आज यहाँ आकर मेरे घर में ये नियम बदलने की बातें कर रही हो? तुम्हें अपनी बहन की इज्जत का ख्याल भी नहीं आ रहा? दीदी जब मैं यहाँ 2 दिन रुकी तब मैंने अपनी इन आंखों से सब देखा। सुबह सबसे पहले अंधेरे में कौन उठता है, पूरे घर का सारा भारी काम अकेले कौन करता है, और हर छोटी बात पर सबसे ज्यादा ताने और मनहूसियत का ठप्पा कैसे मिलता है। कमला शारदा की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर धीरे धीरे अपना सिर झुका लेती है। उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकलता। शारदा भावुक होकर, दीदी सच सच बताओ, क्या नंदिनी के इस उतरे हुए चेहरे को देखकर तुम्हें खुशी मिलती है, या इसे देखकर तुम्हें हर बार अपने बेटे की मौत का वही पुराना दुख याद आ जाता है? तुम भी दर्द में हो और ये बच्ची भी दर्द में है। हाँ शारदा, मैं जब भी इसका सफ़ेद आंचल देखती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। मैं अपने बेटे के गम में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं अपनी इस बहू का दर्द देख ही नहीं पाई। दीदी जो लड़का इसके लिए रिश्ता लाया है उसका नाम आदित्य है। वो कोई गलत इंसान नहीं है। वो नंदिनी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता, बल्कि उसे समाज में एक पत्नी का पूरा सम्मान देना चाहता है। आजकल ऐसे नेक लड़के बहुत कम मिलते हैं। कमला ध्यान से शारदा की बातें सुनती है और फिर नंदिनी से, बेटी आज अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, अगर समाज का कोई डर ना हो, लोग कुछ ना कहे, तो क्या तुम पूरी जिंदगी से नर्क और अकेलेपन में रहना चाहोगी? नहीं मासी,
मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी कभी कभी खुलकर हंसना चाहती हूँ। मुझे भी अपना एक छोटा सा खुशहाल घर चाहिए, लेकिन मुझे समाज के तानों से बहुत डर लगता है। शारदा तुरंत नंदिनी को अपने गले से लगा लेती है। तभी कमला भावुक होते हुए नंदिनी से, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने अपने बेटे के दुख में तुझे बहुत तकलीफें दी हैं। अब मैं समाज के डर से तुझे इस बंधन में नहीं रोकूंगी। अगर तेरी खुशी दूसरी शादी करने में है तो मैं खुद एक माँ बनकर तुझे इस घर से विदा करूंगी। नंदिनी अपनी सास कमला के पैर पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। कुछ समय बीतने के बाद घर के आंगन में फिर से शहनाइयां बज रही हैं। इस बार माहौल बहुत ही भावुक और पवित्र है। साधारण लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से नंदिनी और आदित्य की शादी की रस्में पूरी हो रही हैं। कमला अपनी बहू को एक बेटी की तरह लाल जोड़े में विदा करते हुए, आदित्य, मेरी बेटी की खुशियां पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इनकी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दोगे। आप चिंता मत कीजिए, नंदिनी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी और मेरा सम्मान है। जा बेटी जा, इस बार ये आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि तेरी नई जिंदगी की खुशी के हैं। इस बार अपनी जिंदगी अपने लिए खुलकर जीना, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ जी, आपने आज मुझे इस समाज के दलदल से निकाल कर एक नया जन्म दिया है। मैं आपका यह एहसान जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। नंदिनी आदित्य के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। कमला और शारदा दोनों हाथ जोड़कर भावुक चेहरों के साथ उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।